हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। कैसे हैं आप सब? हाँ, मुझे पता है एग्ज़ाम पास आ रहा है। अब थोड़ी थोड़ी टेंशन शायद हम सबको होने लगेगी। एमपी जीके पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एज़ आप भी जानते हैं और मैं भी, क्योंकि इसका कंटेंट एक जगह मिल पाना बहुत मुश्किल है और सिलेबस इतना वास्ट है कि उसे कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। एक बार को कवर हो भी जाए तो उसे याद रखना, उसे रिवाइज़ करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। लेकिन आप फ़िक्र मत करिए, मैं हूँ लेखा शर्मा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ संपूर्ण रिवीजन करे सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपको कराऊँगी एमपी जीके की यूनिट 1, 3 एंड 5। इन यूनिट्स के मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगी। उन एमसीक्यूज़ में हम डेली 10 एमसीक्यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम इतना कंटेंट आपको दे देंगे जिससे आपकी 50 एमसीक्यूज़ सॉल्व हो सके। हम लोगों ने इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने बहुत सॉर्ट आउट कर दिया है आपके लोगों के लिए। इसके अलावा, इस सीरीज़ के अलावा हमारे और भी कोर्सेज़ चल रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे। जैसे कि हमारे कोर्सेज़ हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़, देन यूनिट 7। जैसा कि आपको और हमें पता है कि ये यूनिट 7 इज़ रिलेटेड टू साइंस और बहुत सारे बच्चों की वीकनेस है साइंस। आप इस कोर्स को देखिए, ये कोर्स बहुत ही सॉर्टेड आउट कंटेंट से बनाया गया है और आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी साइंस पढ़ने में, अगर आप इस कोर्स से एनरोल करते हैं तो। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर इसे विज़िट करें। यूनिट 9 ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको इसका भी कंटेंट मिलने में मुश्किल होती है या आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए इसको पढ़ने के लिए, तो आप इस कोर्स को रेफ़र करें। देन हमारे पास है एमपीपीएससी पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़, देन है एनसीईआरटीज़ की टेस्ट सीरीज़, और अभी एक नया कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसका नाम है एमपी डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें आपको एमपी डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं पूरी तरह से एक ही जगह कंपाइल्ड। एक डिस्ट्रिक्ट इज़ इक्वल टू 1 पेज। एक पेज में पूरी डिस्ट्रिक्ट आपको समझा दी गई है, उसकी हिस्ट्री से लेके, ज्योग्राफी से लेके, डेमोग्राफी से लेके, टूरिज़्म, कल्चर एंड एवरीथिंग सबको कंपाइल कर दिया गया है एक ही जगह। इसको पढ़ने के बाद आपको फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अगर आप ऐसा सॉर्टेड आउट कंटेंट चाहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को। इस कंटेंट को हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप हम लोग को सपोर्ट करें, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि हमें भी एक खुशी मिले कि हमारा ये कंटेंट लोगों के पास जा रहा है और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी अब। मैं अब आपके लिए ये लेक्चर शुरू करती हूँ। प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर हो सके तो आप पेन और कॉपी लेके बैठें लेक्चर को अटेंड करने के लिए, क्योंकि हम करेंगे एमसीक्यू सॉल्व। सिर्फ 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन उस 10 एमसीक्यूज़ में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका ना सिर्फ एमपी जीके का हिस्ट्री कवर होगी, बल्कि 50% आपकी इंडियन हिस्ट्री भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इससे आपको बहुत ही सॉर्टेड आउट कंटेंट मिलेगा, बहुत कम टाइम में आपकी बहुत सारी पढ़ाई हो जाएगी। और आप तो जानते हैं कि जितने कम टाइम में आपकी तैयारी होगी, उतना ही ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा उन चीज़ों को और ज़्यादा रिवाइज़ करने के लिए, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सकेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठें, और जो भी आपके डाउट्स हैं, ये मैं पहले ही बोल दे रही हूँ आपको, जो भी आपके डाउट्स होंगे इस लेक्चर को देखने के बाद, आप कमेंट में नीचे आप उसे लिख सकते हैं अपने डाउट्स को। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ इन वीडियोस में। तो ये लेक्चर रहेगा दोनों हिंदी और इंग्लिश में, और आप इसे देख सकते हैं। आप पूरा इसे देखिए, और मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप एक बार एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे भी जाइए, हमारे कोर्सेज़ को भी देखिए।
वो बहुत ही सॉर्टेड आउट कंटेंट से हम लोगों ने बनाया है और सिर्फ आपके लिए बनाया है। तो चलिए मैं आपके लिए आज स्टार्ट करती हूँ ये लेक्चर, संपूर्ण रिवीजन करें सीरीज़ का लेक्चर 1 एंड इट स्टार्ट्स नाउ। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉइन्स ऑफ कुषाण रूलर कनिष्क आर फाउंड फ्रॉम वेयर। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको ये बताना है कि कुषाण रूलर जो कनिष्क था उसके कॉइन्स जो हैं वो एमपी में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। द ऑप्शंस आर शिवपुरी, शहडोल, तेवर या सिवनी। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ आप लोग के लिए ऑप्शन, शिवपुरी, शहडोल, तेवर या सिवनी। आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शहडोल। द राइट आंसर इज शहडोल। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़ें कनिष्क के बारे में और वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था इस बारे में। कनिष्क जो था वो कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करता था। कुषाण डायनेस्टी जो थी उसका फाउंडर था कुजुल कटफिसिस। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर? कुजुल कटफिसिस। ठीक है, इसके कॉइन्स जो थे, जो कि कनिष्क जो था वो ग्रेटेस्ट रूलर था कुषाण डायनेस्टी का, और इसके जो कॉइन्स थे जो कि पाए गए थे न सिर्फ शहडोल में बल्कि हरदा में भी और तिरुपरी में भी। तिरुपरी इज़ आज का जबलपुर, है ना। आज के जबलपुर को हम एंशिएंट टाइम में तिरुपरी कहते थे। तो इसके कॉइन्स शहडोल, हरदा और तिरुपरी में भी पाए गए हैं। इसके कॉइन्स की खासियत ये थी कि इसके कॉइन्स पे इसकी मतलब जो कनिष्क है उसकी पिक्चर्स बनी हुई थी इसके कॉइन्स पे। तो दैट वाज द सिग्निफिकेंट थिंग ऑफ द कॉइन्स ऑफ कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क जो था वो इस डायनेस्टी का, जैसे मैंने बताया, ग्रेटेस्ट रूलर था। इसकी जो एम्पायर थी वो एक्सटेंड करती थी सेंट्रल एशिया से लेके गंधार तक, देन फ्रॉम गंधार टू पाटलिपुत्र ऑन द गंगाटिक प्लेन। ठीक है, इसका कैपिटल क्या था? पुरुषपुर इसका कैपिटल था, जो कि आज के पेशावर में है। जो इसका टाइम पीरियड था ये कुषाण डायनेस्टी का, दैट इज़ अराउंड 1 to 2nd सेंचुरी AD। और जो कनिष्क है, कनिष्क रूल करता था क्योंकि सेंट्रल इंडिया में, तो ये MP से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। इसके स्टैच्यूज़ भी मिले हैं, 2 स्टैच्यूज़ मिले हैं। कहाँ पे? जबलपुर में इसके स्टैच्यूज़ मिले गए हैं, बेदा घाट में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद रखिएगा। कभी भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैच्यूज़ ऑफ कनिष्क आर फाउंड फ्रॉम वेयर, तो आपको ये याद रखना है कि ये बेड़ा घाट जबलपुर से मिले गए हैं। ठीक है, जो कुषाण डायनेस्टी थी वो एक डायनेस्टी थी जो कि रूल करती थी कहाँ कहाँ? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कनिष्क और कुषाण डायनेस्टी के बारे में याद रखनी है। पहला कि उसका फाउंडर कौन था, दूसरा कि वो किस रीजन में रूल करते थे, तीसरा कि उसका ग्रेटेस्ट रूलर जो कनिष्क था उसने कहाँ कहाँ उसके कॉइन्स मिले हैं MP में, या उसका स्टैचू मिला है MP में। ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, जो कि कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, कलचुरीज वर डिसेंडेंट्स ऑफ विच डायनेस्टी। कलचुरी किस वंश के वंशज थे? ठीक है, कलचुरी किस वंश के वंशज थे? द ऑप्शंस आर गुप्ता डायनेस्टी, हयार डायनेस्टी, मौकरी डायनेस्टी और ओलिकरा डायनेस्टी। गुप्ता वंश, हया वंश, मौखरी वंश और ओलिकरा वंश। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हया डायनेस्टी। ठीक है, ये जो कलचुरीज थे ये डिसेंडेंट्स थे किसके? हया डायनेस्टी के। ठीक है, कलचुरीज, अब हम पढ़ेंगे कि कलचुरी डायनेस्टी क्या होती है। ठीक है, कलचुरी डायनेस्टीज क्या थी? कलचुरी डायनेस्टी जो थी वो 6 से 17th सेंचुरी को बिलोंग करती थी। ठीक है, और ये जो कलचुरी डायनेस्टी थी ये सिर्फ एक डायनेस्टी थी जिसके 8 ब्रांचेस थे। ठीक है, पूरे इंडिया में इसके 8 ब्रांचेस थे।
इन 8 ब्रांचेज में से 2 ब्रांचेज जो थी वो एमपी को बिलोंग करती थी और वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो कौन सी थी? कलचुरी ऑफ माहिष्मती एंड कलचुरी ऑफ तिरुपरी, जो कि एमपी में रूल किया करती थी, स्पेसिफिक टू एमपी। तो इसलिए ये दोनों डायनेस्टीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कलचुरीज ऑफ माहिष्मती की। कलचुरीज ऑफ माहिष्मती जो थे वो सबसे अर्ली मतलब ओल्डेस्ट किंगडम ऑफ कलचुरीज कहलाते थे। और ये जो थे ये कब रूल किया करते थे? 6 to 7 सेंचुरी में। इन्होंने अपना एक कलचुरी संवत भी निकाला था, जो कि निकाला था 248 AD में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कलचुरीज ऑफ माहिष्मती के बारे में। आपको इसमें याद रखना है कि कलचुरीज की कितनी ब्रांचेस हुआ करती थी। जैसे कलचुरी डायनेस्टी जो थी, पूरी डायनेस्टी, उसकी 8 ब्रांचेस थी पूरे इंडिया में, और उन 8 में से कितनी बिलोंग करती थी एमपी को? वो थी 2, जो कि हैं माहिष्मती एंड त्रिपुरी। ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्णराज, शंकरघना, बुद्धराज बिलोंग टू विच डायनेस्टी? कृष्णराज, शंकरगण, बुद्धराज किस वंश के वंशज थे? ठीक है, आपको ये बताना है कि ये तीनों रूलर किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, द ऑप्शन आर राष्ट्रकूटास, सेकेंड इज कलचुरी ऑफ माहिष्मती, थर्ड इज चंदेलास एंड फोर्थ इज कलचुरी ऑफ तिरुपरी। तो आपको ये बताना है कि ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो द राइट आंसर इज कलचुरी ऑफ माहिष्मती। ये बिलोंग करते थे कलचुरी ऑफ माहिष्मती को। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कलचुरी ऑफ माहिष्मती जो थी वो वन ऑफ द ब्रांचेस थी कलचुरी डायनेस्टी की, जो कि एमपी को बिलोंग करती थी। ठीक है, और इसमें हमें 3 ही ये पूरे इसके बारे में जब हम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, माहिष्मती वाले के बारे में, तो हमें बस इन 3 ही रूलर्स का नाम हमारे सामने आता है, दैट इज कृष्णराज, शंकरघना एंड बुद्धराज। तो ये तीनों बिलोंग करते थे कलचुरी ऑफ माहिष्मती को। अब कृष्णराज जो था वो इस डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता था। ठीक है, he was the founder of this dynasty. This dynasty doesn't mean that he was the founder of Kalchuri dynasty. He was the founder of Kalchuri dynasty of Mahishmati. मतलब जो ब्रांच थी Kalchuri dynasty of Mahishmati की, ये उसका फाउंडर था। ठीक है, इसके सिल्वर कॉइन्स हमें पाए गए हैं नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर में। ठीक है, इनके सिल्वर कॉइन्स मिले हैं हमें नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से। देन इनके जो बेटे थे उनका नाम था शंकरघना। शंकरघना का एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें उज्जैन से, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो उज्जैन इंस्क्रिप्शन है शंकरघना का, दैट वाज द फर्स्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब एपिग्राफिक जो रिकॉर्ड कहलाते हैं उसमें सबसे पहला रिकॉर्ड था ऑफ एंशिएंट इंडिया शंकरघना का, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन जो बुद्धराज हैं, ही इज़ द ग्रैंडसन ऑफ कृष्णराज। ठीक है, और ये जो मेंशन्ड है ऐसा कि बुद्धराज जो थे, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी ऑफ कलचुरी ऑफ माहिष्मती। ओके, एंड वन एक्स्ट्रा पॉइंट आई विल ऐड टू इट इज़ दैट कि ये जो तीनों रूलर्स हैं, दे वर द डिवोटीज ऑफ शिवा। ये डिवोटीज थे किसके? शिवा के डिवोटीज थे। देन जब ये कलचुरी डायनेस्टी डिसेंड हुई, जब मतलब इनकी ये डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हुई, तो इनको जिनने ओवरकम किया वो कौन थे? चालुक्यास थे, वो थे चालुक्यास। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए जब आप इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हम कोर में जाके उन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी, जैसे कि बहुत लोगों को लगती है। फिर वो हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं होता और फिर ऐसा लगता है कि हम क्यों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको हिस्ट्री जो है वो बोरिंग ना लगे और हम उसे बहुत अच्छे से मज़े में पढ़ भी लें और हमारी चीज़ें भी कवर हो जाएं और हमें याद भी हो जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़
मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको याद रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं उतना अगर रिमेंबर रख सकते तो फिर तो क्या ही बात थी, लेकिन आप जितना पढ़ते हैं उतना याद नहीं रख सकते, और याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू क्रैक द एग्ज़ाम, है ना। तो हमें ये करना है, हमें साथ मिल के ये करना है कि हम ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि हम उन चीज़ों को याद भी रख रहे हैं। ओके, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, Raja Shekhara, the author of बाल रामायण, was in whose court? राज शेखरा जो कि लेखक हैं बाल रामायण के, वो किसके दरबार में थे? ठीक है, he was the court poet of which king? The options are, first is Vamraj, second is युवराज देवावन, third is कोकलावन, fourth is बालहर्षा. ठीक है, मैं एक बार ऑप्शंस और रिपीट कर देती हूँ. वामराज, युवराज देव वन, कोकला वन और बालहर्ष. अगर आपको आंसर पता है तो एज यूजुअल आप कमेंट में लिख सकते हैं. द राइट आंसर फॉर दिस इज युवराज देव वन. ठीक है, राइट आंसर क्या है? युवराज देव वन. तो राजशेखर क्या थे? ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ युवराज देव वन, है ना. इनने सिर्फ बाल रामायण नहीं लिखी थी, बल्कि इनने ये भी बाल भारता और कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा ये भी लिखा था. ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अब युवराज देवा के बारे में. युवराज देव कौन थे? युवराज देव जो थे वो रूलर थे कलचूरी ऑफ तिरुपरी के. ठीक है, तिरुपरी जैसे मैंने बताया आज का हम कहेंगे आज का जबलपुर होता है. ठीक है, तो युवराज देव वॉज द रूलर ऑफ कलचूरी ऑफ तिरुपरी. जैसे अभी हमने कलचूरी ऑफ माहिष्मती पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कलचूरी ऑफ तिरुपरी. ठीक है, तो युवराज देवा वन वॉज द रूलर ऑफ कलचूरी ऑफ तिरुपरी. अब ये कलचूरी ऑफ तिरुपरी के जो रियल फाउंडर कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? कोकला वन. ठीक है, जो कलचूरी ऑफ तिरुपरी के फाउंडर कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? कोकला वन. ठीक है, लेकिन जिसने इस पूरी डायनेस्टी को यहाँ मतलब जबलपुर में जिनने इस्टेब्लिश किया वो थे वमराजा. ठीक है, और उनने ही अपनी कैपिटल बनाई थी तिरुपरी को. तो इसको याद रखना कि रियल फाउंडर इस कोकला वन, लेकिन जब हम आते हैं इस पे कि भाई किसने इस्टेब्लिश किया था जबलपुर में और किसने कैपिटल बनाया था तिरुपरी को, दैन इट इज़ वमराज. ठीक है, रिमेंबर दिस. और ये डिफ्रेंशिएट करके रखना कि कलचूरी ऑफ माहिष्मती में कौन तीन राजा थे? वो थे कृष्णराज, शंकरघना और बुद्धराज. और कलचूरी ऑफ तिरुपरी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो राजा हैं वो कौन है? युवराज देव वन, कोकलावम, वमराज, है ना. हमने तीन रूलर्स के बारे में पढ़ा है अभी तक. ओके, देन नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स कलचूरी रूलर गंगदेव एज विश्वजीत और कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड? किस शिलालेख में कलचूरी शासक गंगदेव को विश्वजीत या विश्व विजेता के रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन था जिसमें कलचूरी रूलर जो कि गंगदेव है, जो कि ऑब्वियसली कलचूरी रूलर किसका है? तिरुपरी का, है ना, त्रिपुरी ब्रांच का, उसे विश्वजीत या कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है. ऐसा कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है? तो ऑप्शंस कौन से हैं आपके? मंदसौर इंस्क्रिप्शन, महोब इंस्क्रिप्शन, तुमेन इंस्क्रिप्शन या ग्वालियर इंस्क्रिप्शन. आपके ऑप्शंस हैं हिंदी में, आप सुन लीजिए. मंदसौर शिलालेख, महोबा शिलालेख, तुमेन शिलालेख, ग्वालियर शिलालेख. तो अगर आपको आंसर पता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट में लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो द राइट आंसर इज़ महोब इंस्क्रिप्शन. आई विल से अ बिट लिटिल मोर इन दिस कि मेरी हिंदी थोड़ी सी मतलब उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ओके, चलिए फिर से आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है गंगदेव का जिसमें उसे विश्वजीत या कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड लिखा गया है, ये कहाँ से पाया गया है? महोब से पाया गया है. ठीक है, अब हम गंगदेव के बारे में पढ़ेंगे. गंगदेव कौन थे? गंगदेव थे कोकला सेकंड के सन थे गंगदेव. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप
ये समझ गए ना क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको समझाया था कि ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ये कलचुरी ऑफ तिरुपरी को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये जो गंगदेव थे ये सन थे कोकला सेकंड के। ठीक है, इनने क्या किया था, क्यों इन्हें विश्वजीत या कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था, क्योंकि इनने डिफीट किया था किंग भोजा को, जो कि एक परमार डायनेस्टी के किंग थे। जैसे कि हम सब शायद जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है कि परमार किंग भोजा के बारे में हमने कितना कुछ पढ़ा है कि ही वॉज नॉट डिफीटेड बाय एनीवन, लेकिन जो गंगदेव थे इन्हें डिफीट किया था, इसलिए इन्हें कहा गया है द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में ये भी है कि इनने गोल्ड कॉइन्स जो थे वो इशू करे थे जिस पे इमेज बनी थी गॉडेस लक्ष्मी की, है ना। तो ये भी याद रखना कि गंगदेव ही वो थे जो कि कलचुरी डायनेस्टी ऑफ तिरुपरी को बिलोंग करते थे और इनने गोल्ड कॉइन इशू किए थे जिस पे इमेज बनी थी गॉडेस लक्ष्मी की। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि जो इनकी लॉस्ट ग्लोरी है कलचुरी ऑफ तिरुपरी की, उसे रिवाइव करने के लिए। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ही वॉज सेड एज विश्वजीत और अ कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं? द ऑप्शंस आर वाकपति, नानुक, नानुक, जयाशक्ति एंड विजय शक्ति। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? वाकापति, नानुक, जयशक्ति और विजय शक्ति। इफ़ यू नो द आंसर, अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली नानुक। आई होप कि आप सब लोगों को ये पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा दैट चंदेल डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर कौन थे? नानुक थे। अब हम बात करेंगे चंदेल डायनेस्टीज़ के ऊपर। चंदेल डायनेस्टी जो थी वो किसके वासल्स थे? वासल्स मतलब होता है फ्यूड्यूटरी या वंशज आप कह सकते हैं एक तरह से। आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड ऑफ दैट, बट शायद वंशज ही कहते हैं उन्हें। तो ये किसके वेसल्स थे? प्रतिहारास के वेसल्स थे ये लोग। एंड चंदेल जो थे वो बिलोंग करते थे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को, है ना। और इनकी कैपिटल क्या थी? खजूरवाहक की इनकी कैपिटल थी, जो कि आज के टाइम पे हम जिसे खजुराहो कहते हैं, खजुराहो के नाम से हम जिसको जानते हैं, वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, इनने बहुत सारे टेम्पल्स, एज यू नो कि चंदेल जो खजुराहो टेम्पल्स हैं जिनके बारे में हम इतना वास्टली पढ़ते हैं, वो किन्ने बनाए थे? वो इन्हीं चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनाए थे। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो बुंदेलखंड रीजन है उसका नाम जजाक भुक्ति हमने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है कि उसे जजाक भुक्ति कहा गया था, है ना। लेकिन ये नाम क्यों रखा गया था? दैट उसका रीज़न ये है कि ये नाम रखा गया था ऑन द नेम ऑफ द चंदेल रूलर जो कि हैं जयाशक्ति। जयाशक्ति के नाम पे बुंदेलखंड का नाम जो था वो जजाक भुक्ति रखा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप याद रख सकते हैं। कभी भी ये क्वेश्चन आए कि चंदेल जो बुंदेलखंड रीजन है उसे जजाक भुक्ति क्यों कहते हैं, तो दिस इज़ बिकॉज कि उसका जो नाम है जजाक भुक्ति वो आता है चंदेल रूलर के नाम जयाशक्ति से। तो आप समझ गए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। दैट इज़ चंदेल रूलर, उसका फाउंडर कौन था ये हमने अभी पढ़ ही लिया है, वो किसके वासल्स थे? दैट इज़ प्रतिहारा। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या थी? खजूरवाहक, जो कि खजुराहो का एंशिएंट नेम था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और जजाक भुक्ति किसके नाम पे पढ़ा था ये भी आप याद सकते हैं, जैसे जया शक्ति। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सिंधिया डायनेस्टी एंड व्हाट वाज इट्स इनिशियल कैपिटल। ठीक है, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की और इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ठीक है, इसकी प्रारंभिक राजधानी पूछी गई है। तो ऑप्शंस आपके हैं रानोजी सिंधिया और कैपिटल उनकी थी ग्वालियर, या रानोजी सिंधिया कैपिटल थी उज्जैन, या महादजी सिंधिया जिनकी कैपिटल थी ग्वालियर, या महादजी सिंधिया और कैपिटल थी उज्जैन। तो 4 ऑप्शंस हैं रानोजी सिंधिया ग्वालियर, रानोजी सिंधिया उज्जैन, महादजी सिंधिया ग्वालियर और महादजी सिंधिया उज्जैन। तो अगर आपको आंसर पता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर देंगे।
एंड आई विल से द करेक्ट आंसर इज रानूजी सिंधिया एंड द इनिशियल कैपिटल वॉज उज्जैन। ठीक है, तो फाउंडर कौन थे? फाउंडर वॉज रानोजी सिंधिया विद द इनिशियल कैपिटल एट उज्जैन। ठीक है, अब रानोजी सिंधिया ने स्टैब्लिश की थी सिंधिया डायनेस्टी। ठीक है, और इनका इनिशियल कैपिटल क्या था? उज्जैन। तो ग्वालियर कैसे हुआ इनका कैपिटल? क्योंकि जो दौलत राव सिंधिया थे, जो रूलर थे सिंधिया डायनेस्टी के, उनने शिफ्ट की थी अपनी कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू ग्वालियर। ठीक है, तो किसने शिफ्ट की थी? दौलत राव सिंधिया ने। ठीक है, आप कहीं नोट कर रहे हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। दौलत राव सिंधिया ने शिफ्ट किया था कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू ग्वालियर। ठीक है, अब सिंधिया डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो महादजी सिंधिया जो थे वो इस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर कहे जाते हैं। ठीक है, कौन थे ग्रेटेस्ट रूलर? महादजी सिंधिया इसके ग्रेटेस्ट रूलर थे। और इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगेन मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि जो पहले राज प्रमुख अपॉइंट किए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सेंट्रल इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, वो थे जीवाजी राव सिंधिया, जो कि सिंधिया डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। आप समझ रहे हैं? जैसे जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी 1947 में, उसके बाद क्या हुआ था? बिकॉज रीऑर्गेनाइजेशन तो हुआ था 1956 में, है ना। उससे पहले जो भी था, जो भी सेटअप था, जैसे विंध्य प्रदेश अलग था, देन मध्य भारत अलग था, मध्य सेंट्रल इंडिया अलग था, है ना। ये अलग अलग स्टेट्स थे। मध्य प्रदेश वॉज नॉट पूरा तरह से वो बना नहीं था, है ना। तो अलग अलग जो स्टेट्स थे उनमें कुछ प्रमुख हुआ करते थे। तो जो सेंट्रल इंडिया था, ठीक है, सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट था, उसके जो राज प्रमुख थे वो बनाए गए थे जीवाजी राव सिंधिया को। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि हु वॉज द फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो आप ये याद रखिएगा कि वो थे जीवाजी राव सिंधिया। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहा हो। एक बार आप कोशिश करिएगा कि आप पूरा लेक्चर देखें, क्योंकि मैंने अपना बहुत सारा इनपुट दिया है इसमें, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। बाकी जो भी हो, अगर जो भी इसके बारे में हो, आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिफीटेड ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ वडगांव? वडगांव की लड़ाई में अंग्रेज़ों को किसने हराया था? ठीक है, ऑप्शन है रानोजी सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने, दौलत राव सिंधिया ने, या माधव राव सिंधिया ने। ऑप्शन हिंदी में भी बोल देती हूँ मैं, रानोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, या माधव राव सिंधिया। तो द करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज माधवजी सिंधिया। ठीक है, किसने हराया था बैटल ऑफ वडगांव में ब्रिटिशर्स को? महादजी सिंधिया ने। अब ये बैटल ऑफ वडगांव जो था वो क्या था? बैटल ऑफ वडगांव पार्ट था फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर का। ठीक है, आपने पढ़ा है ना एंग्लो मराठा वॉर इंडियन हिस्ट्री में। तो इसी का एक पार्ट था बैटल ऑफ वडगांव, जो कि हुआ था बिटवीन 12 to 13 जनवरी 1779 में। ठीक है, इस ड्यूरेशन में ये वॉर लड़ा गया था बिटवीन द मराठास, और मराठास में सिर्फ महादजी सिंधिया नहीं थे, उनके अलावा दो और थे, दैट वाज तुकोजी राव होलकर एंड नाना फर्नांडिस। ठीक है, तो जो मराठास थे उनने फाइट किया था विद ब्रिटिशर्स, और जो मराठास थे उनकी टीम में जो थे वो थे नाना फर्नांडिस, तुकोजी राव होलकर और महादजी सिंधिया। अब इस वॉर में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे वो डिफीट हो गए थे, और इसलिए इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, जिस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ऑल्सो नोन एज द ट्रीटी ऑफ तालेगांव। ठीक है, इसे तालेगांव की ट्रीटी या तालेगांव की संधि भी कहा जाता है, जो कि साइन की गई थी 16 जनवरी 1779 को। ठीक है, कब साइन करी गई थी? 16 जनवरी 1779 को। तो ये था बैटल ऑफ वडगांव के बारे में। ठीक है, आप लोगों को आई होप कि समझ पा गया हो। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच होलकर रूलर द ट्रीटी ऑफ मंदसौर वॉज साइंड विद द ब्रिटिशर्स?
अंग्रेज़ों के साथ मंदसौर की संधि किस होलकर शासक के अधीन हुई थी? ठीक है, आपको क्या बताना है कि ट्रीटी ऑफ मंदसौर किसके बीच साइन हुई थी, मतलब ब्रिटिशर्स और किस रूलर के बीच साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मंदसौर? तो आपके ऑप्शन है यशवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर 3, तुकोजी राव 2 और इट इज़ यशवंत राव 2। आपके ऑप्शन है यशवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर 3, तुकोजी राव 2 या यशवंत राव 2। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ मल्हार राव होलकर 3। ठीक है, द मंदसौर ट्रीटी वॉज साइंड, मंदसौर की संधि जो थी वो साइन की गई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मल्हार राव होलकर 3। कब साइन की गई थी? ऑन 6 जैन 1818। देखिए कब साइन की गई थी? ऑन 6 जैन 1818। अब ये जो ट्रीटी थी ये क्यों साइन की गई थी? मतलब ऑब्वियसली कोई बैटल हुआ होगा तभी ये ट्रीटी साइन की गई है ना, बिना बैटल के तो ट्रीटी साइन नहीं होगी। तो ये ट्रीटी साइन की गई थी बिकॉज देयर वॉज अ बैटल, क्योंकि एक बैटल हुआ था जो कि कहलाता है बैटल ऑफ महिदपुर। ठीक है, महिदपुर जो था वो मालवा का एक रीजन था जहाँ पे एक बैटल लड़ी गई थी जो कि पार्ट थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। ठीक है, ये लड़ाई लड़ी गई थी ऑन 21 दिसंबर 1817 को। ठीक है, कब लड़ाई लड़ी गई थी? 21 दिसंबर 1817 को ये लड़ाई लड़ी गई थी बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिशर्स। ठीक है, बैटल ऑफ महिदपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा आपके बैटल ऑफ महिदपुर हुआ था, इसलिए ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन हुई थी। ठीक है, अब इस ट्रीटी में क्या हुआ, इस लड़ाई में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो वॉर जीत गए थे, है ना। तो होलकर्स को ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, और क्योंकि होलकर्स ने ये ट्रीटी साइन कर ली थी इसकी वजह से उनकी बहुत सारी टेरिटरी ब्रिटिश के अंदर चली गई थी। ठीक है, उनके अंडर में आ गई थी, और जो उनकी टेरिटरी थी वो एक प्रिंसली स्टेट बन गई थी सेंट्रल इंडिया एजेंसी की। ठीक है, तो इस ट्रीटी की वजह से क्या हुआ था कि होलकर्स ने अपनी बहुत सारा रीजन जो था वो लूज़ कर दिया था, है ना, टू द ब्रिटिशर्स, और फिर उसे इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था सेंट्रल इंडिया एजेंसी में। तो दिस इज़ अबाउट ट्रीटी ऑफ मंदसौर दैन बैटल ऑफ महिदपुर। सो आप लोग ये याद रखिएगा कि बैटल ऑफ महिदपुर कब हुआ था, किन के बीच में हुआ था, फिर ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन हुई थी तो वो किसके बीच में हुई थी। बिकॉज दीज आर द, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम ओरिजिनल्स में कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको टॉपिक के अंदर से जाके हम लोग हर चीज़, हर क्वेश्चन बना के लेके आएँ, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन सिर्फ इन क्वेश्चंस के थ्रू ही हो जाए। मतलब आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो हमारी कोशिश यही है। तो आई होप कि हम लोग अपनी कोशिश पे खरे उतरे। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़, फोक पोएट ईश्वरी बिलोंग टू विच रीजन ऑफ MP? लोक कवि ईसुरी मतलब मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़। ठीक है, द ऑप्शंस आर बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़। तो आप लोग सही आंसर लगा सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज बुंदेलखंड। ठीक है, जो ये पोएट ईश्वरी थे, है ना, ये फोक पोएट थे कहाँ के? बुंदेलखंड रीजन के, है ना। ये बहुत ही फेमस हैं बुंदेलखंड एरिया में। इनका जो जन्म है, मतलब ये बॉर्न हुए थे कहाँ? झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। ठीक है, इनका फुल नेम जो है, मतलब इनका पूरा नाम जो है वो है हरताल ईश्वरी। ठीक है, इनका पूरा नाम है हरताल ईश्वरी। ही इज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट, मतलब इनने क्या किया है अपनी पोएम्स के थ्रू, जो बुंदेलखंड की जो लाइफ है, जो सिंप्लिसिटी है, और जो उनके फोक सॉन्ग्स हैं, उनकी जितने भी कल्चर्स हैं, वो सब कुछ इनने अपनी पोएट के थ्रू लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। और इनकी बहुत सारी लिटरली, मतलब इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जिनमें इंक्लूडेड है, जैसे ईश्वरी के फाग हैं, ईश्वरी के संकलन हैं, ईश्वरी के सत्साई हैं। तो इन सब में उन्हें क्या कंपाइल किया है, जो बुंदेलखंड की जो एक मतलब जो फोक
जो लाइफ है, मतलब वहाँ के ट्राइब्स की जो लाइफ है, वहाँ के लोकल पीपल की जो लाइफ है, वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इसे समझाया है अपने पोएम्स के थ्रू, है ना। तो दिस इज़ अबाउट ईश्वरी. सो वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर. तो अब मैं लेखा शर्मा, आपकी फैकल्टी, अब मैं चलती हूँ. आई होप कि आप लोग को लेक्चर्स पसंद आया होगा. आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी डाउट्स हैं, या आपको वीडियो में कुछ बदलाव चाहिए, या आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, या आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या जो भी हो, आप सब कमेंट कर सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में मैं उन्हें इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आप लोगों ने मेरा पूरा लेक्चर देखा. देखिए, आप कोऑपरेट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग की पूरी कोशिश है एट एग्ज़ाम ओरिजिनल्स कि हम लोग आपको एक बहुत ही सॉर्टेड आउट कंटेंट दें, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी हो सके. मतलब इट वैल्यूज़ अ लॉट, हम लोग के लिए बहुत वैल्यू करता है ये चीज़ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो. हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत के साथ और बहुत कुछ मिल जाए, और आपके लिए इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं. तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करिए, और जो भी हो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.